नमस्कार दोस्तों। तो वर्तमान में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत रेगुलेटरी बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात जो भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित नियामक संस्थाएं हैं। और उसी कड़ी में हम लोग यूजीसी या अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में चर्चा चल रही है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसके फंक्शंस को कवर किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इनफ्लिपनेट और एनआईसीज तक की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे की चर्चा करते हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग केयर लिस्ट के बारे में जानते हैं, अर्थात जो यूजीसी का एक काम है प्रमोशन ऑफ क्वालिटी रिसर्च पेपर, उसके रेफरेंस में यूजीसी क्या फंक्शन करती है, उसने क्या किया है, ज़रा हम उसको समझते हैं। क्योंकि ये बहुत एक रिसेंटली वर्क है, इसलिए एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी हाई है। तो एक लास्ट हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, वो था प्रमोशन ऑफ क्वालिटी रिसर्च पेपर। तो गुणवत्तापूर्ण शोध जो प्रपत्र हैं, जो शोध पेपर हैं, पत्र हैं, उनको बढ़ावा देने के संदर्भ में भी यूजीसी काम करती है। और उसी के रेफरेंस में इसने क्या किया है, एक केयर लिस्ट डेवलप की, एक केयर लिस्ट बनाई है। अब ये केयर लिस्ट जो बनी है, यानी एक केयर कमेटी बनाई गई है यूजीसी के द्वारा। केयर का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। केयर का मतलब है यहाँ पर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, और ये है नवंबर 2018 में बनाया गया। तो नवंबर 2018 में यूजीसी ने एक केयर कमेटी गठित की और उस केयर कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप एक जो क्रेडिबल क्वालिटेटिव रिसर्च जर्नल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनकी एक नई एक लिस्ट तैयार करें, जिससे जो शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता की एक कमी देखी जा रही है, उस कमी को हम पूरा कर सके। तो केयर कमेटी ने क्या किया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई यहाँ पर, इस केयर कमेटी का जो काम था वो क्या था, प्रिपेयर ए न्यू लिस्ट ऑफ credible quality journals of science, social science, art, humanities and language, culture, discipline। तो तमाम जो अनुशासन के क्षेत्र हैं, अर्थात चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, मानविकी का क्षेत्र हो, भाषा का क्षेत्र हो, संस्कृत का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में क्या करना है, अ न्यू लिस्ट ऑफ क्रेडिबल क्वालिटी जर्नल्स को तैयार करना इसका प्रमुख ध्येय था। कहने का तात्पर्य है कि जो यूजीसी ने नवंबर 2018 में एक केयर कमेटी अर्थात कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स को फ्रेम किया, उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है वो गुणवत्तापूर्ण जो शोध जर्नल्स हैं, जो शोध प्रकाशन हैं, प्रकाशक हैं, उनकी एक नई सूची आप तैयार करिए विभिन्न विषयों में। और ये कमेटी ने
4 रीजनल सेंटर और एक जो है वो हेड ऑफिस के साथ जो है इसने काम किया। और केयर कमेटी ने जो सावित्रीबाई जो फूले यूनिवर्सिटी पूना है उसको एज अ मेन सेंटर, और उसके साथ साथ भारत के 4 विश्वविद्यालयों को, जिसमें से JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और MSc यूनिवर्सिटी बड़ौदा को रीजनल सेंटर्स के रूप में जो है अपॉइंट किया। और 1 साल की मेहनत के बाद जून 2019 में UGC ने केयर लिस्ट तैयार कर ली। ध्यान रखना है गाइस यहाँ पर कि UGC ने ये केयर के लिए अलग एक पोर्टल विकसित किया है। UGC ने इसके लिए अलग एक से वेबसाइट बना दी है। तो केयर एक इनका अलग से पोर्टल है जर्नल्स का, और NIC की हेल्प से ये एक अलग वेबसाइट्स के रूप में भी अवेलेबल है, अटैच्ड है। तो अब इसको ये काम दिया गया था किसके लिए, चूंकि UGC का काम था प्रमोशन ऑफ क्वालिटी रिसर्च पेपर, और क्वालिटी रिसर्च पेपर्स के लिए हमें क्वालिटी जो क्वालिटेटिव जर्नल्स चाहिए थे। तो वो जर्नल, क्योंकि बहुत सारा जो भारत में जो प्रकाशन का दायित्व था वो ऐसे संस्थानों के पास हो गया था जो पैसे लेकर के जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर दे रहे थे। तो संख्या में बहुत अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा था, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से वो बिल्कुल भी कहीं आसपास ठहरता नहीं था। इसलिए UGC ने शोध के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के फलस्वरूप जो है वो एक नई जो है लिस्ट जारी की है रिसर्च जर्नल्स एंड पेपर्स की। तो उसी कड़ी में हर विषय की अलग अलग लिस्ट है, अलग अलग कड़ी है। लेकिन अब ये काम UGC ने कैसे किया, UGC ने एक केयर कमेटी गठित की। केयर कमेटी को यह दायित्व दिया गया था। केयर कमेटी ने क्या किया, केयर कमेटी अपॉइंटेड सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे एज मेन सेंटर with 4 रीजनल सेंटर्स। अब वो 4 रीजनल सेंटर्स हैं क्या, जिसमें से पहला सेंटर है हमारा JNU जो नॉर्दर्न सेंटर था, दूसरा हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये हमारा साउथर्न सेंटर था। फिर इसके बाद आता है तेजपुर यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न सेंटर, और इसके बाद आता है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा एज वेस्टर्न रीजन। तो 4 रीजन है। सेंटर जो था इसका, यानी जो मेन सेंटर है वो है सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पूना, और इसके अलावा जो उत्तरी क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय था वो था JNU, जो दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को बनाया गया। पूर्वी क्षेत्र का जो जो रीजन बनाया गया वो तेजपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता, और जो पश्चिमी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया वो था महाराज सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा या MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है कि जो इसका जो लीडर है, जो इसका हेड ऑफिस है केयर का, यानी केयर को मॉनिटर कौन कर रहा है, केयर को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो केयर को रेगुलेट कर रहा, मॉनिटर कर रहा सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पूना। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे या केयर लिस्ट
जो है वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें नीचे जो है हेडर पर फुटर पर आपको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की थी। और यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी सहायता के लिए या जो इसका जो एक केयर पोर्टल है, यूजीसी केयर प्लेटफॉर्म है, उसके रीजनल सेंटर्स के रूप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं। तो उसके रीजनल सेंटर्स के रूप में 4 यूनिवर्सिटीज़ ने भी काम किया है और अभी भी ये काम करेंगी, क्योंकि धीरे धीरे ये जो लिस्ट है वो अपडेट भी होती रहती है। लेकिन एक अंतिम बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जून 2019 में जो केयर वेबसाइट है, केयर का जो पोर्टल है, वहाँ पर केयर लिस्ट अपलोड कर दी है, चाहे वो साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, जितने भी हमारे यहाँ डिसिप्लिन हैं, हर डिसिप्लिन से संबंधित, हर विषय से संबंधित जो शोध पत्रों की चाहे वो एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, हर किसी की जो डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स दोनों का उल्लेख है यहाँ पर। तो आपसे अगर पूछा जाए केयर क्या है, तो आपको केयर का फुल फॉर्म यानी कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, ये नवंबर 2018 में यूजीसी के द्वारा शोध के क्षेत्र में शोध जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसको रिवाइज्ड करने के रूप में और क्वालिटेटिव जर्नल्स की एक नई लिस्ट जो है बनाने की दिशा में एक लिया गया स्टेप था। और इस काम की जिम्मेदारी जो थी वो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे ने निभाई, जिसकी सहायता के लिए 4 अलग अलग जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 अलग अलग संस्थानों ने इसकी दिशा में काम किया। और जून 2019 में यूजीसी केयर लिस्ट या केयर लिस्ट ऑफ जर्नल्स अपलोड कर दी गई और इस लिस्ट में अभी भी जो है वो रेगुलरली चेंजमेंट्स होता रहता है। जो नए नए लोग अप्रूवल ले रहे हैं, नए नए लोगों को परमिशन मिल रही, उसको यहाँ पर वो ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखना है यहाँ पर। तो केयर लिस्ट का संबंध किससे है? क्वालिटेटिव जर्नल्स लिस्ट से है, रिसर्च पेपर से है यहाँ पर। चलिए गाइस, तो इसके साथ ही जो है ये हमारा जो यूजीसी का फंक्शन एस्पेक्ट था वो कंप्लीट होता है। और यूजीसी के अंतर्गत एक आखिरी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन करना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूजीसी कई तरह की यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पर कई दफ़ा जो क्वेश्चंस है वो विश्वविद्यालयों को लेकर के आता है, कितने प्रकार के होते हैं और कितने विश्वविद्यालय हैं और उनकी तमाम जो है प्रॉपर्टीज़ को लेकर के क्वेश्चंस आता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है गाइस वो है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, अर्थात भारत में विश्वविद्यालयों के प्रकार। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो भारत में विश्वविद्यालयों के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया को जो डिवाइड किया गया, यानी भारत में जो विश्वविद्यालय हैं वो 2 तरीके से जो है वो बने हैं या इनको हम समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन, on the basis of लेजिस्लेशन, अर्थात जो है वो विधायी प्रक्रिया के आधार पर या कानूनी प्रक्रिया के आधार पर, और फिर है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यानी कार्य प्रणाली के आधार पर। 2 तरीके से हम जो है इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब लेजिस्लेशन अर्थात उनकी जो निर्माण प्रक्रिया या जो विधायी प्रक्रिया है उसके आधार पर और उसके कार्य प्रणाली के आधार पर। तो अब जब हम ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ते हैं तो पहली जो हमारी यूनिवर्सिटी आती है वो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उनको कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या इसी को हम लोग जो है वो यूनियन यूनिवर्सिटीज भी कह सकते हैं।
इनको यूनियन यूनिवर्सिटीज भी कहा जा सकता है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। दूसरा है हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज, यानी राज्य विश्वविद्यालय। तीसरा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यानी मानद विश्वविद्यालय। और चौथा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यानी निजी विश्वविद्यालय। और पांचवा है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन की भी चर्चा हम करेंगे। तो लेजिस्लेशंस के बिहाफ पर, या जो विधिक प्रक्रिया है, संवैधिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, तो उस कानून जो उनके निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो किसी भी विश्वविद्यालय का अस्तित्व किस तरह से, उसकी जो विधायी प्रक्रिया होती है, उस विधायी प्रक्रिया के आधार पर 5 तरह के जो है वो विश्वविद्यालय यहाँ भारत में काम करते हैं, जिसमें से 4 के साथ तो विश्वविद्यालय शब्द लगा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन लिखा है, इनको भी हम यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हैं, और ये भी यूनिवर्सिटी लेवल के ही जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो है इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल पर काम करते हैं। आगे इनकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा आता है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो कार्यप्रणाली के आधार पर जो विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें सबसे पहला जो विश्वविद्यालय आता है वो होता है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। दूसरा है यूनिटरी यूनिवर्सिटीज। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चौथा है सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज। और पांचवा है ओपन यूनिवर्सिटीज। तो कार्यप्रणाली के आधार पर भी 5 तरह के विश्वविद्यालय हैं। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी मतलब संबद्धता विश्वविद्यालय, यूनिटरी यूनिवर्सिटीज मतलब एकात्म विश्वविद्यालय या एकल विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज अर्थात विषय विश्वविद्यालय, एंड ओपन यूनिवर्सिटीज यानी मुक्त विश्वविद्यालय। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चाहे वो हम लेजिस्लेशन के बिहाफ पर बात कर रहे हो, चाहे हम उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर बात कर रहे हो, मुख्यतः जो भारत में विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण है वो 5-5 श्रेणियों में हुआ है, 5-5 अनुभागों में हुआ है। विधायी प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय 5 तरह के, और उस कार्यप्रणाली के आधार पर भी विश्वविद्यालयों को 5 श्रेणियों में या 5 प्रकारों में अनुभक्त किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक को लेकर के लेजिस्लेशन को लेकर के एक विश्वविद्यालय को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा में कई दफ़ा जो है इनके अंदर से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। आप में से जब आप अनसॉल्व्ड देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो इनसे मिलेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, जो लेजिस्लेशन स्ट्रक्चर है कैसा होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ किन्हें कहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ किन्हें कहा जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ किसे कहा जाता है, इससे एक बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हम एक को लेकर के और उसके आधार पर एक को समझने की कोशिश करेंगे, और देन फिर हम इन 5 प्रकारों को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम लेजिस्लेशन के बिहाफ पर, और सबसे पहले जरा समझते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किसे कहते हैं, यानी जो यूनियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं,
केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है और कैसे बनता है या किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होते हैं यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं। ध्यान रखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज is established through an act of parliament under the Department of Higher Education in MHRD। अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिनकी स्थापना संसद में पारित एक कानून के माध्यम से विभाग के द्वारा होती है और जो उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास या जिसे हम आज शिक्षा मंत्रालय कहते हैं के अंतर्गत काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर establish through an act of parliament under Department of Higher Education इन MHRD या इसी को MOE कहें। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या चूंकि पार्लियामेंट का संबंध संसद से, जिन्हें संसद में एक पारित कानून के तहत जो है अस्तित्व में लाया जाता है और जो मानव संसाधन विकास के मंत्रालय के अंतर्गत अंडर एडमिन डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप कह सकते हैं अंडर एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन MHRD, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है काम करता है। दूसरी बात कि ये जो होती हैं UGC रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। UGC से इनकी भी मान्यता होती है। तीसरी बात, जो इनका चांसलर होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रपति है वो कुलाधिपति होता है और जो इसका वाइस चांसलर यानी जो वाइस चांसलर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है वो रिक्रूट किया जाता है। चौथी बात, इनको डिग्री अवार्ड अथॉरिटी होती है। और पांचवी बात कि इन्हें ऑफ कैंपस कॉलेज एफिलिएशन राइट होता है। अर्थात ये अपने कैंपस के बाहर भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस को संबद्धता दे सकते हैं। तो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं ये अपने कैंपस के बाहर ऑफ कैंपस कॉलेज एफिलिएशंस का अधिकार होता है। ये दूसरे विश्व कॉलेजेस को या संस्थानों को संबद्धता या मान्यता प्रदान कर सकते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जो संसद में पारित एक कानून के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और संसद में पारित एक कानून के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका जो प्रशासनिक जो ढांचा होता है या जो इनका प्रशासन होता है वो शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा अनुभाग है उसके अंतर्गत होता है। इसकी यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है। देन ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड अर्थात यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं। तीसरी बात, इनको डिग्री अवार्ड करने का या उपाधि जो है वो अवार्ड करने का अधिकार होता है। इनका जो चांसलर होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुशंसा पर ही इसके वाइस चांसलर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक अंतिम बात कि इन विश्वविद्यालयों को ऑफ कैंपस कॉलेज एफिलिएशन या इंस्टीट्यूट्स एफिलिएशन की राइट की फैसिलिटी होती, क्या इनका एक राइट होता है, इनको परमिशन होती है, अर्थात ये अपने कैंपस के बाहर के संस्थानों में अपने कैंपस भी खोल सकते हैं, और दूसरा ये अपने कैंपस के बाहर के कॉलेज और संस्थानों को संबद्धता भी प्रदान कर सकते हैं। एक अंतिम बात यहाँ पर कि जो भारत का जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक चीज नोट करके रखनी है कि फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया was BHU 1916, अर्थात जो भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा है या था, भारत का पहला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसका जो टैग मिला है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को या BHU को मिला है 1916 में, जो बना को ही जब ये ओपन की गई तभी इसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका था। और दूसरी बात कि जो UGC एक हायर एजुकेशन के बारे में एनुअल रिपोर्ट जारी करती है, तो उसमें जो 2018-19 का रिपोर्ट है, चूंकि अभी 19-20 का रिपोर्ट नहीं आया है कोरोना एपिडेमिक के कारण, इसलिए जो 18-19 का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में UGC रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में भारत में 51 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, भारत में वर्तमान में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, भारत में वर्तमान में कितने मानद विश्वविद्यालय हैं। तो ध्यान रखें कि UGC रिपोर्ट, UGC एनुअल रिपोर्ट के आधार पर 2018-19 की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 51 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। भारत में वर्तमान में, हालांकि अभी जो आप UGC के वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या वो 52 दिखाई जा रही है, लेकिन एक रिपोर्ट जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिपोर्ट का रेफरेंस लेकर के, तो जो UGC रिपोर्ट, लास्ट UGC रिपोर्ट 18-19 सेशन की, उसमें उन्होंने भारत में कुल 911 विश्वविद्यालयों जिसमें से 51 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बताई है। तो ये फिगर आपको ध्यान में रखना। दो बातें, भारत का पहला जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है BHU, और भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो वर्तमान में है वो है UGC रिपोर्ट 2018-19 के अकॉर्डिंग 51। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो कुछ बातें कॉमन निकल करके आएंगी यहाँ पर। तो अब जरा स्टेट यूनिवर्सिटीज की चर्चा कर लें। दूसरी हमारी यूनिवर्सिटीज थी स्टेट यूनिवर्सिटीज, यानी राज्य विश्वविद्यालय। अब यहां पर जो इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है एन एक्ट ऑफ, यहां पर बदल जाएगा, एक्ट ऑफ लोकल लेजिस्लेशन असेंबली है, एक्ट ऑफ लोकल लेजिस्लेशन असेंबली। तो इसका जो है वो विधान जो लोकल हमारी यानी राज्य का जो एक जो विधानसभा होगा उसके विधानसभा में जो पारित है, अर्थात जो लोकल लेजिस्लेशन असेंबली होगी उसके द्वारा बनाए गए इन एक्ट के द्वारा ये जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो स्थापित होती हैं। अंडर यहाँ पर ये भी हो सकता है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन
ऑफ स्टेट। जो राज्य का उच्च शिक्षा विभाग होगा, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये एडमिनिस्ट्रेट होती है, अर्थात जो वहाँ MHRD करती है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, वही काम यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ स्टेट, उस राज्य का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत ये विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है वो विधानसभा में पारित एक कानून के माध्यम से होती है, जो संबंधित राज्य की विधानसभा बनाती है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों का की जो स्थापना होती है वो संसद में पारित एक कानून के द्वारा होती है, ठीक इसी तरह राज्य विश्वविद्यालयों की जो स्थापना होती है वो विधानसभा में पारित एक कानून के माध्यम से होती है। दूसरी बात, ये भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है। जो चांसलर होता है इस विश्वविद्यालय का, स्टेट यूनिवर्सिटीज का, वो बदल जाता है। चांसलर होता है गवर्नर ऑफ स्टेट। उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो जो है वो चांसलर होता है। और ध्यान रखें कि जो चांसलर शब्द है यानी कुलाधिपति, और एक होता है वाइस चांसलर यानी कुलपति। तो कुलाधिपति क्या होता है, एक नॉन रेजिडेंटल ऑफिसर्स होता है। पहला जो अधिकारी होता है, एक सर्वोच्च अधिकारी जो होता है किसी विश्वविद्यालय का, वो होता है चांसलर। लेकिन चूंकि वो रहता नहीं है, केवल वो एक प्रॉक्सी के रूप में होता है, एक आभासी होता है। जो ग्राउंड लेवल पर किसी भी विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है वाइस चांसलर। तो कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालयों का संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होता है वो भारत का जो राष्ट्रपति है यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो होगा। तो यहाँ पर चांसलर, और यहाँ पर जब वाइस चांसलर जो नियुक्ति होते हैं तो वो गवर्नर। इसीलिए जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करेंगे तो वो अपॉइंटेड बाय द चांसलर अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। इसी तरीके से जब हम वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। डिग्री अवार्ड अथॉरिटी होती है इन विश्वविद्यालयों को भी, और इनके पास भी क्या होता है, ऑफ कैंपस कॉलेज इंस्टीट्यूट्स एफिलिएशन राइट्स होता है। इनके पास भी कॉलेज अपने संस्थान या अपने परिसर के बाहर जो है वो संस्थानों को संबद्धता देने का अधिकार होता है। यहाँ पर अब एक आखिरी बात यहाँ पर नोट करके कि फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है। फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। (1857) and मद्रास यूनिवर्सिटी 1857। अर्थात जो हम लोगों ने यूजीसी के गठन की पृष्ठभूमि में जो हमारा उड डिस्पैच था 1854, तो जो उड घोषणा पत्र था 1854 का, उसकी सिफारिश पर जब 1857 में भारत में तीन जो विश्वविद्यालय खोले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो उसके परिप्रेक्ष्य में चूंकि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता था उसकी स्थापना हुई थी, तो उसीलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है उसे भारत का प्रथम राज्य विश्वविद्यालय होने का जो है वो गौरव प्राप्त है। इसी तरह जो हमारी यूजीसी रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो यूजीसी रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में जो है वो भारत में 397 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूजीसी की 2018-19 की रिपोर्ट है उसके बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो
पहला विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, वर्तमान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU, वर्तमान में 51। पहला राज्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, वर्तमान में कितने? 397। और राज्य विश्वविद्यालय विधानसभा में या राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के जो है द्वारा अस्तित्व में आते हैं, UGC से संबद्ध होते हैं। इनका जो चांसलर होता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। इनको भी जो उपाधि अवार्ड करने का अधिकार होता है और इनको भी ऑफ कैंपस कॉलेज या इंस्टीट्यूट एफिलिएशंस का अधिकार होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो ये दोनों जो विश्वविद्यालय हैं एक तरीके से सरकारी विश्वविद्यालय थे। अब यहाँ पर हम एक तीसरे विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, या इसे हिंदी में हम लोग मानद विश्वविद्यालय कहते हैं। तो जरा समझते हैं कि ये मानद विश्वविद्यालय क्या होते हैं। तो गाइस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो ओपन एस्टैब्लिश की जाती है नॉट थ्रू द लेजिस्लेशन, पहली चीज तो इनको किसी विधायी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनाया जाता। पहली चीज, पहला पॉइंट, नॉट एस्टैब्लिश थ्रू legislation, but central government declare a notification, declare by a notification as deemed to be university on recommendation of UGC under section 3 of UGC Act 1956. This is a technical aspect of the deemed university. अर्थात deemed university is not established through a legislation, but central government declare by a notification as a deemed to be university on recommendation of UGC under section 3 of UGC Act 1956. कहने का तात्पर्य है कि मानद विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिनको किसी कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता, किसी विधायी प्रक्रिया के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि केंद्र सरकार UGC की सिफारिश पर, और UGC वो सिफारिश किसके आधार पर करती है? UGC अपने एक्ट के सेक्शन 3, जो UGC एक्ट 1956 का सेक्शन 3 है, उसमें एक प्रोविजन है कि भारत का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो केंद्र सरकार को किसी भी संस्थान को विश्वविद्यालय घोषित करने का जो है वो सिफारिश कर सकती है, और केंद्र सरकार UGC की सिफारिश पर उसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर सकती है। तो उस प्रोविजन के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय क्या है? मानद विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के द्वारा, केंद्र सरकार के एक स्टेटमेंट के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। संसद में इनके लिए कोई कानूनी या कोई विधायी प्रक्रिया नहीं होती, कोई एक्ट नहीं पारित होता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं होता। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, और वो जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ UGC रिकमेंडेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956। अर्थात
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित संस्थान को या डिक्लेयर किए गए इंस्टीट्यूट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। तो भारत मानद विश्वविद्यालय भारत के ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं या उन विश्वविद्यालयों को कहा जाता है जो संसद में पारित कानून के द्वारा अस्तित्व में नहीं आते, बल्कि यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा, एक मेमोरेंडम के द्वारा अस्तित्व में आते हैं या इनका अस्तित्व बनता है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें क्या होती है? हैव ऑटोमेसी about academic administrative finance examination research and also extension etc। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एक तरीके से इनको स्वायत्तता प्राप्त होती है, चाहे वो एकेडमिक्स के संदर्भ में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में हो, चाहे वो फाइनेंस के संदर्भ में हो, एग्जाम के संदर्भ में, रिसर्च के संदर्भ में हो, या इनको और दूसरे कोर्सेज को, तो ये पूरी तरह से स्वायत्त संस्थान होते हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। चूंकि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, इसका मतलब है कि इनको डिग्री अवार्ड जो है वो राइट है, अर्थात डिग्री अवार्ड अथॉरिटी इनके पास भी है, तो ये भी उपाधि दे सकती हैं, देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनको एक सबसे जो बहुत बड़ी सहूलियत होती है वो ये होती है कि इनको पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, यानी तो पूरी तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं। ऑटोमेसी होती है, यहाँ पर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में काम करते हैं, और वो जो ऑटोनॉमसनेस है इनके पास वो उनको सभी क्षेत्रों में है, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियों के संदर्भ में हो, कोर्सेज के संदर्भ में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव संदर्भ में हो, एग्जामिनेशन के संदर्भ में, रिसर्च के संदर्भ में हो, और चाहे वो उनके विस्तार या नए कोर्सेज के संदर्भ में हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लेकिन इन स्वायत्तता के बावजूद भी फॉलो द ऑल गाइडलाइंस ऑफ द यूजीसी, चाहे वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट्स हो, चाहे वो प्रॉपर जो एडमिशन प्रोसेस हो, तो बाकी जो यूजीसी से संबद्ध होते हैं, यूजीसी का इनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा इसमें यूजीसी के जो सारे गाइडलाइन है, जो सारे प्रोविजन है, वो पूरी तरह से एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये चार बातें आपको ध्यान में रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका अस्तित्व कैसे आता है, तो इनका अस्तित्व आता है केंद्र सरकार के द्वारा एक इशू किए गए नोटिफिकेशन से, और केंद्र सरकार वो नोटिफिकेशन यूजीसी की सिफारिश पर करती है। क्योंकि जब भी किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी को का दर्जा लेना होता तो यूजीसी को एक रिकमेंडेशन करता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करता है, और फिर यूजीसी उसकी जांच करने के बाद केंद्र सरकार को यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक रिकमेंडेशन करती है, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी की उस रिकमेंडेशन से इत्तेफाक रखती है तो फिर वो उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देती है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं, हर तरह से इनको स्वतंत्रता होती है, परीक्षा से लेकर के एडमिशन से लेकर के डिग्री अवार्ड होने तक। लेकिन क्या कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। पहली चीज, एप्लीकेबल ऑल प्रोविजंस ऑफ यूजीसी एक्ट। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें, एप्लीकेबल
all provisions of यूजीसी के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। जितने भी मानद विश्वविद्यालय होते हैं वो किसी एक विशेष यूनिवर्सिटीज के रूप में किसी विशेष विषय के क्षेत्र में ही काम करते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो लॉ का हो। तो जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका के एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी होता है, अर्थात एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर ही जो है वो ये काम करती हैं, अपने प्रोग्राम्स को चलाती हैं। चलिए इसके बाद आते हैं 7th पॉइंट पर। इनको दो तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो जो पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटीज not right to open off campus सेंटर, अर्थात जितने सरकार के जो मानद विश्वविद्यालय होते हैं, सरकार द्वारा पोषित होते हैं, उनको ऑफ कैंपस सेंटर खोलने की जो है वो परमिशन नहीं होती है। बट यहां पर एक ध्यान रखें, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज have right to open 6 off campus center after off campus center within a state after 5 years of सक्सेसफुल वर्किंग। ये प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात कंफ्यूजन वाली, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैव नॉट राइट to affiliation of campus college or institutions। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं तीन बातों को कंसीडर करके पूछा गया। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि यूजीसी पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उस पर यूजीसी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करती हैं, यानी उनका जो फोकस ऑन है वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी पर होता है। 7वां पॉइंट, पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी नॉट राइट टू ओपन ऑफ कैंपस सेंटर, अर्थात जो सरकार से संबद्ध है, सरकार से मान्यता प्राप्त है या सरकार के द्वारा संचालित मानद विश्वविद्यालय होते हैं उनको ऑफ कैंपस सेंटर। ध्यान रखें, दो चीजें हैं, एक ऑफ कैंपस सेंटर है और एक ऑफ कैंपस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, अर्थात वो विश्वविद्यालय जो पब्लिक जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो ऑफ कैंपस सेंटर भी नहीं खोल सकती हैं, अर्थात उनका केवल एक सेंट्रल एक कैंपस होगा, एक ही कैंपस होगा, उसी कैंपस के अंदर तमाम फैकल्टीज और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हो सकते हैं। अपने कैंपस के बाहर वो कोई सेंटर नहीं चला सकते हैं, खोल नहीं सकते हैं। लेकिन 2013-14 में जो है वो एक
परिवर्तन किया गया, जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैव अ राइट टू ओपन 6 ऑफ कैंपस सेंटर, उन्हें अपने जो सेंट्रल उनका कैंपस है, जहां पर वो उनका जो जुरिडिक्शन एरिया है, जो उनका न्यायिक क्षेत्र है, उस न्यायिक क्षेत्र के बाहर, लेकिन विद इन स्टेट, अपने राज्य में ही, दूसरे राज्य में नहीं खोल सकते। जिस राज्य में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है और वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी को अपने राज्य में संचालन के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के पश्चात 6 ऑफ कैंपस सेंटर खोलने की जो है वो परमिशन होगी। वो अपने कैंपस के बाहर यानी दूसरे शहरों में अपने जो है स्टडी सेंटर खोल सकता है, लेकिन स्थापना के 5 वर्ष बाद ही उसको यह अधिकार होगा। पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी को यह राइट नहीं है, लेकिन प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी को यह राइट है, ध्यान रखें। और चाहे वो पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को ऑफ कैंपस कॉलेज एफिलिएशन या इंस्टीट्यूट एफिलिएशन की फैसिलिटी नहीं, अर्थात सेंटर तो वो खोल सकते, लेकिन किसी दूसरे संस्थान को या किसी दूसरे महाविद्यालय को वो संबद्धता नहीं दे सकते हैं। तो इनको स्वायत्तता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को स्वायत्तता नहीं है, उस पर इंटरफियर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। स्टेट यूनिवर्सिटीज को जो इंटरफियर स्टेट गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो उनको इंटरफियर है सरकार का, लेकिन उनको एफिलिएशन फैसिलिटी है। यहाँ पर किसी का जो है इंटरफियर नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की रिकमेंडेशन पर अस्तित्व में आती है, तो इस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, इनको पूर्ण स्वायत्तता है। लेकिन इनको किसी दूसरे संस्थानों को या दूसरे विद्यालयों को या महाविद्यालयों को संबद्धता देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इनको ऑफ कैंपस सेंटर की फैसिलिटी है, वो भी केवल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी को है, स्थापना के 5 वर्ष सफलतापूर्वक बीतने के पश्चात ही, और वो भी अपने राज्य में, किसी दूसरे राज्य में नहीं। ये ध्यान रखें गाइस कि तो ये जो 3 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न इन्हीं 3 बातों से ही जो है वो सॉल्व हो गए हैं। अगर ये बातें, तो ऑफ कैंपस सेंटर अर्थात अपना ही स्टडी सेंटर, और ऑफ कैंपस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन मतलब किसी दूसरे संस्थान या दूसरे महाविद्यालय को संबद्धता देना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को संबद्धता देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अपने कैंपस के बाहर उन्हें सेंटर खोलने का राइट है, लेकिन वो भी केवल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सक्सेसफुल रनिंग। एक महत्वपूर्ण बात कि जो फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का जिसे तमगा हासिल है, तो वो ध्यान रखें, फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 1958 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो गई थी। तो भारत का जो पहला मानद विश्वविद्यालय है, और ये ध्यान रखें कि जो निरिफ की राइटिंग आती है उसमें ये यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप पर रहती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर भारत का पहला जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो 1958 में स्टैब्लिश हुई। और जो भारत में वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्या है वो है 126। जो यूजीसी रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार भारत में वर्तमान में जो मानद विश्वविद्यालयों की संख्या है वो 126 है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 51, राज्य विश्वविद्यालय 394 और मानद विश्वविद्यालय 126। और पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU, पहला राज्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और पहला मानद विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और देख रखें कि ये साइंस के क्षेत्र में स्पेशल जो इसका स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है वो साइंस है। ठीक इसी तरीके से न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी मानद विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे उनका जो है एक किसी विशेष विषय पर ही जो है वो फोकस है। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूट्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और फंक्शंस के बिहाफ पर भी हम चीज़ों को आगे ही देखेंगे। लेकिन आज इतना ही। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स के बारे में आपकी जो क्वेरीज हो
जो आपके डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, उनको हम अगले वीडियो में, अगली क्लासेस में डेफिनेटली जो है वो कंसीडर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है तो आप अपने स्टूडेंट सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर सर्कुलेट करें। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।